खंडरपुर गांव के सुनसान जंगल इलाके से एक कार रफ्तार के साथ गुजर रही थी, जिसमें बैठा रंजित बहुत ही खुश नजर आ रहा था। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल रिंग कर रहा था। कॉल रिसीव कर उसने मोबाइल को अपने कान से लगाया और एक हाथ से ड्राइव करने लगा। कॉल रंजित के दोस्त सौरभ का था। 17 दिन निकल चुके हैं। आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? क्या हुआ सौरभ? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहा? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। अब फोन रख कहकर रंजीत ने जैसे ही कॉल काटी, अचानक उसकी कार बंद हो गई। अरे यार, अब इसे क्या हुआ? कहकर रंजीत ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश तो उड़ गए। कार गांव के एक पुराने खंडहर के सामने खड़ी थी। मैं इस जगह कैसे आ गया? कहकर रंजीत ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। अरे ये क्या बकवास है? कहकर वो झुझलाता हुआ कार से बाहर निकला। मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडहर के सामने कैसे पहुंच गया? सोचने लगा। उसके पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी और उसने जैसे ही देखा, उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत तय की हुई जगह पर पहुंच ही जाता है। उसके सामने लाल साड़ी पहने हुए उसकी बीवी रागिनी, जो भूत बन चुकी थी, भयानक अवतार में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज लाल अंगारों के जैसे चमक रही थी। उसके हाथों के नाखून किसी खूनी खंजर जैसे लंबे और पैने नजर आ रहे थे, जिनसे खून टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा था। ये नहीं हो सकता। तू तुम 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 वापस कैसे आ सकती? मैं वापस आ चुकी हूँ रंजीत, और तुझसे मिली धोखेबाजी का बदला तुझसे जरूर लूंगी। हा हा हा। नहीं, रंजीत जोर जोर से चिल्लाया और वहां से भागने के लिए एक तरफ मुड़ता है। माया, अब सो जाओ, उससे कल जाकर मिल लेना। कहकर माया ने उसको गुड नाइट बोला और लैंप बंद करके सो गई। अचानक सौरभ को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जैसे ही पलट कर देखा, सामने रागिनी को भयानक रूप में देखकर उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल रागिनी ने उसका गला पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, मुझे मारकर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। सुनते ही गौरव डरकर बहुत जोरों से चिल्लाया और फिर उसकी आवाज सुनकर आराध्या जाग उठी। माया, क्या हुआ गौरव? तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? ऐसा क्या देख लिया? सुनकर सौरभ ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, शायद कोई बुरा सपना देखा था। इतना कहकर उसने आगे कुछ नहीं सुना और चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसकी कपकपी बंधी हुई थी। माया इस बात को देखकर हैरान थी। उस रात के बाद से गौरव की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। रात के समय उसे कहीं ना कहीं रागिनी की आत्मा नजर आने लगी थी और वो इसी तरह डर जाता था और चीखे मरता था, लेकिन आराध्या के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही गौरव चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। माया इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि गौरव इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है। माया, मैंने गौरव का ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा और मुझे इसका पता लगाना ही होगा।
सौरभ, उस खंडहर में मेरी लाश दफन है, वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा रंजीत की तरह तुम्हें भी मार देगी। इस बार सौरभ को आवाज आई तो वो झट से डरी हुई हालत में बेड से उठ गया। उसने देखा कि माया बेड पर सोई हुई थी, तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। माया सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे हो ली। सौरभ घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया। आराध्या भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। सौरभ उसी पुराने खंडहर के सामने आकर रुक गया। सौरभ, रागिनी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके मुक्ति दिलाऊंगा। उसके इतना कहते ही वहां पर तेज हवाएं चलने लगी। एक झोंके ने सौरभ को हवा में उठाया और उसको खंडहर में ले जाकर पटक मारा। सौरभ उसको आवाज लगाते हुए, माया भी खंडहर के अंदर तक पहुंची। उसको देखकर गौरव चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ खतरा है। सौरभ, प्लीज टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद यू, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अब गौरव ने उससे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। रंजीत और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, और गांव के सबसे अमीर ठाकुर के एक लड़की थी रागिनी, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और रणवीर चाहते थे कि रागिनी को अपने प्यार में फंसा कर वो हवेली अपने नाम करना चाहते थे, लेकिन उससे शादी तो एक ही कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शादी रणवीर करेगा और हवेली नाम करवाने के बाद उस जायदाद का आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। आगे क्या हुआ? शादी के बाद रागिनी रंजीत के नाम करने को तैयार नहीं थी, और रणवीर अगर उससे जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि वो उससे प्यार का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए मैंने और रंजीत ने प्लान बनाया कि रागिनी को रास्ते से हटा देते हैं। एक रात रंजीत ने रागिनी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर हम उसको लेकर यहाँ आए और हमने उसे मारकर खंडहर में यहीं की कच्ची जमीन में दफना दिया। अगली सुबह रंजीत ने झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई कि रागिनी अपने किसी आशिक के साथ मुझे छोड़कर भाग गई, और अब कुछ दिन बाद यह हवेली उसके नाम हो जाती और मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी रागिनी कैसे आ गई, और वो कह रही थी कि उसने रंजीत को मार दिया है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो। सुनकर आराध्या डर गई और बोली, बताओ उसकी लाश कहाँ पर दफनाई है, हम उसका अंतिम संस्कार करवा देंगे। सौरभ कुछ बोलता इससे पहले ही उनके सामने रागिनी खड़ी नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। वह सब मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए बोला था, बाकी तो यह बात अपने मुंह से अपनी पत्नी को बता दे। सिर्फ इसलिए अब तक तुझे जिंदा रखा था। रागिनी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। प्लीज सौरभ को माफ कर दो। नहीं, इसकी मौत तो अब तय है, कहते हैं। रागिनी ने सौरभ की गर्दन पकड़ी और एक बार फिर दीवार पर फेंक कर मारा, और अगले ही पल उसने सौरभ का हाथ पकड़कर घर की दीवार पर लगे पुराने से खुटे पर टांग दिया। वह खुटा सौरभ के सीने के आर पार हो गया और वह उसी पर टंग कर रह गया। मेरा बदला पूरा हुआ, कहकर उसने माया की ओर देखा। कहा कि मेरे साथ हुई घटना की सच्चाई तुम जाकर मेरे पापा को बताओगी और पूरा गांव मेरी सच्चाई को जानेगा। उस हवेली पर किसी और की गंदी नजर पड़े, ये मैं नहीं चाहती। चुड़ैल का खंडहर, इसलिए पापा से कहना कि उस हवेली में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। अब मैं जा रही हूँ।
लेकिन अगर आगे से किसी भी लड़की के साथ किसी लड़के ने धोखेबाजी करने की कोशिश की तो रागिनी आएगी और वो चुड़ैल शांत हो जाती है और भूतिया बिल्डिंग में चली जाती है। इस कारण से खंडर को छोड़कर चली जाती है और भूतिया बिल्डिंग में रहने लग जाती है।